नमस्कार दोस्तों, हर शुक्रवार की तरह आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने अपने एक नए मेहमान के साथ। मैं अपने मेहमान से आपका परिचय करवाऊं, उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करूं, उससे पहले बहुत अच्छा होगा कि हम लोग उनके काम पर तैयार किया गया एक छोटा सा वीडियो क्लिप देख लें। जरूरत तो नहीं है, फिर भी कह दूं कि हमारे आज के अतिथि हैं हिंदी के जाने माने कथाकार, अनुवादक, बाल साहित्य लेखक, व्यंग्यकार, नाटककार और भी न जाने क्या-क्या करने वाले आदरणीय सूरज प्रकाश जी। सूरज प्रकाश जी, नमस्कार। आपका इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत और मुझे बहुत नमस्कार। खुशी है, मैं बहुत कृतज्ञ हूं कि आपने अपनी सारी व्यस्तताओं में से मेरे अनुरोध का मान रखते हुए इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला है। लॉकडाउन में की व्यस्तता रहती जी, कौन बुलाए। उसका नहीं, लेकिन जो इंतजार होता है। लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, उनके लिए तो शायद हमेशा ही लॉकडाउन ही रहता है। हाँ, वो तो सहमत हूँ आपसे। तो दोस्तों, जो शख्सियत आज हमारे साथ हैं, उनकी रचनाओं की कुछ छवियां आपने देखी। ये एक विलक्षण रचनाकार हैं। सूरज प्रकाश जी ने 4 उपन्यास अब तक लिखे हैं। हादसों के बीच, देश बिराना, नॉट इक्वल टू लव और ख्वाबगाह। आपकी 50 से ज्यादा कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं, 100 से ज्यादा व्यंग्य लेख प्रकाशित हो चुके हैं और उनके 2 संग्रह भी आ चुके हैं। लगभग 150 लेख आपके प्रकाशित हो चुके हैं, 2 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं और जैसे इतना ही काफी ना हो, आपने खूब सारे अनुवाद किए, अंग्रेजी से भी और गुजराती से भी। अंग्रेजी से आपने एनिमल फॉर्म जैसी कृति का अनुवाद किया, चार्ल्स डार्विन की आत्मकथा का अनुवाद किया, आपने एन फ्रैंक की डायरी का अनुवाद किया और गुजराती में मैं बहुत सारे अनुवादों का जिक्र ना करके केवल इतना कह दूं कि गिजूभाई बधेका की बहुत सारी रचनाओं का आपने हम हिंदी पाठकों को पढ़ने का अवसर प्रदान किया। सूरज प्रकाश जी के जीवन पर उनकी जीवनी भी एक प्रकाशित हुई है, उम्र भर देखा कि ये शीर्षक से, और बहुत सारा परिचय आपका है जो आगे चर्चाओं में होगा। तो सूरज प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हुए हम अपनी बातचीत शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी इन रचनाओं के साथ में पिछले 4-5 दिनों से जरा ज्यादा गहराई से रह रहा हूं। मैंने उनको पढ़ते हुए ये जाना कि आपकी भी शुरुआत हिंदी के अधिकांश लेखकों की तरह कविता से हुई थी, लेकिन कविता से कहानी तक आने में आपको पूरे 20 साल लग गए। तो ये छोटा सा सफर तय करने में इतना लंबा समय कैसे लग गया? दरअसल कविताएं तो 13-14 बरस की उम्र में शुरू हो जाती हैं और पता भी नहीं होता कि कविता है या नहीं है। लेकिन जब मैं ठीक ठाक लिखने लगा और मित्रों से मिलने लगा देहरादून में, लेखकों के बीच में बैठने लगा, तो मुझे लगा कि कविता से बात नहीं बनती है, कहानी से ही बात बनती है। लेकिन कहानी सूझती नहीं थी, बहुत तकलीफ होती थी कि छटपटाहट है, शब्द नहीं मिल रहे हैं, शुरू नहीं हो रही है, बीच नहीं आ रहा है,
कई कहानियां लिखने की कोशिश की, उपन्यास भी लिखने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार रहा और मुझे लगभग 20 बरस तक इंतजार करना पड़ा। और 1980 के आसपास एक घटना हुई थी मेरे साथ दिल्ली में, जिसने मुझे कहानीकार बनाया। मेरे ऑफिस में एक लड़का था जो जी सेल्स टैक्सी की नौकरी छोड़कर आया था और उसके साथ एक हादसा हो गया था। जब उसने मुझे घटना सुनाई तो उस पर मैंने एक लघु कथा लिखी थी जो सारिका में 1000 लघु कथाओं में पहले नंबर पर ली गई थी, और बिल्कुल। वहां से मेरा लिखना शुरू हुआ। और उसे नहीं मालूम कि उसने मुझे लेखक बनाया, उसकी घटना ने, उसके जीवन की घटना ने। बात इतनी सी हुई थी कि उसे सेल्स ऑफिस में पूछा गया था कि पूरा कमीशन खाने के लिए इसे पिता बना लिया है या सचमुच का पिता है। ये उसके दुकान का मामला था। तो ये वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था, उसने नौकरी छोड़ दी थी। और अच्छा। जब मुझे घटना पता चली थी तो मुझे लगा कि जीवन बहुत मुश्किल है, और जब तक उसे सामने न लाया जाए, अभिव्यक्त न किया जाए कहानियों के जरिए, तो वहां से लेखन शुरू हो गया। कहानियां अपने आप सामने आने लगी। अ, सूरज भाई, आपने अपनी ये जो जीवनी है उम्र भर देखा किए, जी, इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि आपको जीवन में हर जगह कहानियां मिलती रही। कहानियां सबके आसपास बिखरी होती हैं, निगाह चाहिए होती है। जी सबके सबके से आसपास कहानियां होती हैं। जैसे दुकानदार ग्राहक को तलाश लेता है, मोची अपने जूते फटे जूते को तलाश लेता है, कहानीकार के पास एक दृष्टि होती है। अब जैसे मैं कहूं कि इसमें संभावना कितनी हम तलाश कर सकते हैं। अगर जी हमें लेखन क्षमता है तो हम उसमें देख लेते हैं कि कुछ लोग लतीफे में अपनी बात कह लेते हैं कि अरे आज ऐसा हुआ। कुछ लोग उसे छोटी सी घटना सुना देते हैं, लेकिन लेखक को लगता है कि इसमें नहीं, कहानी है, जीवन है, और उसे और लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो यही शक्ति काम करती है ये, और हमें मदद अच्छा, भी यही मिलती है मैं इससे। एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो आपने कहा ना कि जो लेखक होता है वो पहचान लेता है, तो क्या लेखक जन्मजात होता है या वो ये इस क्षमता अभ्यास से अर्जित करता है? सब भरे हुए बादल होते हैं, कुछ कम बरसते हैं, कुछ ज्यादा बरसते हैं, लेकिन इसे विकसित किया जा सकता है। इसे आप अपनी भाषा में, कंटेंट में, शैली में सुधार कर सकते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का जो गुण है, एक्सप्रेशन का, चाहे कला हो, कोई भी कला हो, जी नृत्य हो, गायन हो, संगीत हो, लेखन हो, वो कहीं ना कहीं तो आप में लिखी गुण होगा, तभी आप पहचान पाएंगे। उसे विकसित कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि शून्य में से लेखक कोई पैदा हो जाए। गुण तो होना अच्छा, चाहिए। यानी कम कुछ ज्यादा तो हो सकता है, जन्मजात होता ही है। कुछ तो होगा। अभिव्यक्ति सब जी में नहीं होती है। और थोड़ी देर पहले मैं सोच भी रहा था कि जिनके पास अभिव्यक्ति नहीं होती है उनमें कितनी छटपटाहट होती होगी, कितने जी तकलीफ रहे रहते होंगे कि कहना चाहते हैं, कहने का तरीका नहीं आता है। तो लेकिन में शायद से कुछ ज्यादा हो जाता है कि हम कह पाते हैं और दूसरों तक अपनी बात पहुंचा भी सकते जी। हैं। नहीं, मैं आपकी जब ये जीवनी पढ़ रहा था तो मैं यही सोच रहा था कि आपने जितने समय नौकरी की है, लगभग उतने ही वर्ष मैंने भी नौकरी की। आपके अनुभव जरा ज्यादा व्यापक रहे, मेरे अनुभव थोड़े सीमित रहे, लेकिन मुझे तो कभी कोई कहानी मिली ही नहीं और आपको कहानी दर कहानी मिलती गई। तो ये बात सोचते हुए ही ऐसा मेरे ऐसा मन में नहीं सवाल है। आया था। दरअसल अगर आप मोहन राकेश को देखें तो उन्होंने बहुत मामूली विषयों पे कहानी लिखी है। ट्रेन जी में बिल्कुल यात्रा करते बिल्कुल। भी कहानी उनको मिल गई है। तो ये छटपटाहट अगर है अभिव्यक्ति की, और तो आपको कहानियां मिलेंगी। आप चूक गए उनको दर्ज करने में, अनुभव जी आपके साथ भी वही होंगे। अगर आपसे मैं कोई किस्सा सुनाऊं तो आप कहेंगे अरे हाँ यार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही। मुझे उसमें कहानी की संभावना नहीं थी, अगर सोचा होता तो थी। तो ये थोड़ा सा एक नजर का फेर होता है कि आप किस बांस से बांसुरी बनाएंगे। बांस तो सबके सामने होते हैं, तो किस बांस क्या से आप बात है। बांसुरी बनाएंगे। आप बांस देख के तय कर लेते हैं ना। आपको पात्र मिलते हैं, बस चूक जाते हैं हम कई बार। ये अरे, जी ये तो अच्छी खासी कहानी दे रहा था, ये कहाँ रह गई। तो
निगाह खुली हो तो मिल जाती हैं कहानियां। अभी पता नहीं कितनी कहानियां बाकी होंगी हमारे पास, आपके पास भी हैं, हम बात करेंगे, आपको पुरानी कहानियां याद दिलाएंगे जो लिखी जानी चाहिए थी। अच्छा, जी जी जी। अच्छा, एक बात और बताएं आप, आपकी बहुत सारी कहानियां पढ़ते हुए मेरा ध्यान इस बात पर गया है कि आपकी कहानियों में नायक नायिका तो होते हैं, मिलते लेकिन नहीं उनके हैं। नाम नहीं होते हैं। इसका एक क्या बात कारण है? और आपने उनके एक नाम बात क्यों नहीं और भी दिए? एक बात और देखो, मिलते भी नहीं है। हाँ, मिलते भी किसी नहीं है। भी किसी भी कहानी में नायक नायिका नहीं मिलते, और बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादातर कहानी में नायक के नाम ही नहीं है। मैंने लगभग 300 पात्र रचे हैं, और अच्छा। 200 महिला पात्र हैं, सबके नाम अलग अलग है। कुछ में तो नाम है ही नहीं, नायक या जी जी। नायिका का नाम ही नहीं आता है। ये होता चला गया, और इसमें कोई पाठक को रुकावट नहीं आती कि ये किस नाम का पात्र हम कहानी पढ़ें, पात्र फिर भी उस तक पहुंचता है। और जो बात मैंने अभी जोड़ी है कि वो नायक नायिका नहीं मिलते हैं, उसका कारण मैं बता देता हूँ कि मेरी कहानियों में पाठकीय सहभागिता की गुंजाइश होती है, रीडर्स पार्टिसिपेशन की। मैं कहानी बिल्कुल। जहाँ छोड़ता हूँ, पाठक उसे आगे बढ़ाए। अगर मैं नायक नायिका को मिलवा देते तो वो तक बूढ़े हो जाते, लेकिन वो नहीं मिलते हैं तो सर्वबाह रहते हैं। नायक अपनी कल्पना से, पाठक अपनी कल्पना से मिलाए, अपनी सोच से मिलाए, अपनी प्रेमिका से मिलवाए, जैसा भी चाहे। बेशक वो कहते हैं अरे झटका लगता है, अरे मिलवाया नहीं, तो पाठक अपने आप जोड़े ना, जो भी उसे चाहिए उसे पात्र को आगे बढ़ाए, तो इससे कहानी हमेशा जीवित रहती है। जी जी। हैप्पी एंडिंग या दुखांत नहीं होती, तो कहीं एक सिरा छोड़ देता हूँ मैं ताकि उसे आगे बढ़ाया जाए। और मुझे मालूम है कि कहानियों में नायक नायिका के नाम नहीं आते, चलता गया, होता गया ऐसा। और इसके लिए भी मैंने नहीं, तो ये कोशिश ही नहीं आकस्मिक की। था या कुछ सोच समझ कर किया गया था? नहीं, होता गया, लेकिन हाँ, ये सोच समझ के गया कि नहीं नहीं मिलेंगे पात्र, तो नहीं मिले, वो भी होता चला गया। कहानी का अंत कुछ ऐसा बन जाता है कि नहीं मिलते हैं किसी भी चारों उपन्यासों में। और जितनी भी कहानियां मेल फीमेल पात्रों वाली हैं, उसमें 35 कहानियां तो ऐसी होंगी जिनमें नायक नायिका नहीं मिलते हैं, सभी में। तो वो मेरी शैली भी मान लीजिए कि मैंने विकसित कर ली है, शैली ऐसे चल रहा है, तो पाठकों को इसमें नाराजगी नहीं, यही नाराजगी होती है कि अरे मिलवाते तो अच्छा जाता, तो कोई बात नहीं। तो ये जो आपने एक सांचा बना लिया, इस सांचे को तोड़ने का मन नहीं करता है कभी? सांचा है क्या, ये मुझे तो सोचना पड़ेगा। नहीं, एक आपने शायद ही बात, कहा, मैंने सांचा कह दिया। मैंने एक बात मैं बता दूं कि मेरे जिंदगी के कोई नियम रहे हैं। बी डिफरेंट, ओके। बी जी क्रिएटिव जी। एंड बी इनोवेटिव। ये 3 नियम मैं अपने जीवन के साथ लेके चलता हूँ। जो भी करना अलग तरीके से करें, क्रिएटिव रूप में करें, कुछ नया करें। जैसे मैंने 20 साल पहले कहानी लिखी थी टेलीफोन पर बातचीत के रूप में, बिल्कुल। 2 जीवन समांतर। खाली फोन पे बातचीत है और कुछ भी नहीं है, उसमें नायक का नाम भी नहीं आता है, मिलते भी नहीं है, जी लेकिन कहानी बहुत ज्यादा पसंद की गई है। फोन पे बातचीत हो रही है, 20 साल बाद मिले हैं और 20 मिनट की कहानी में बात कर रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैंने फिर लॉ नॉट इक्वल टू लव उपन्यास लिखा, जो सिर्फ चैट मैं यही उपन्यास कहना है। चाह रहा था जी। वो खाली चैट में पूरा उपन्यास है, उसमें बिल्कुल। उपन्यास की जितनी भी शर्तें होती हैं वो चैट के जरिए पूरी की गई। खाली चैट ही नहीं है, वो संगीत भी शेयर करते हैं, जीवन की बातें भी बताते हैं, दुख भी शेयर करते हैं, और सारी बातें करते हैं, साहित्य की भी बात करते हैं, दुख तकलीफों की भी बात करते हैं, लेकिन सिर्फ चैट के जरिए। बिल्कुल। तो जो मेरा सिद्धांत है जीवन का, बी डिफरेंट, कुछ अलग तरीके से काम करना, तो ये भी उसमें आ गया कि नायक का नाम ना हो, नायक ना मिले, और अलग शैली अपनाई जाए। सब लोग नया कुछ चाहते हैं ना, पाठक हमेशा चाहता है कि उसे कुछ नया दिया जाए। बिल्कुल। तो हमें हमेशा नए, कई उपन्यास आप देखते होंगे डायरी शैली में लिखे गए हैं, कहानियां भी कुछ पत्र शैली में, और किसी न किसी तरीके से लोग नयापन करते, मैं भी वही करता रहा, और अच्छा लगता है। आपके पाठकों को आपके पत्र स्वयं में दिखते हैं सर, पाठकों में पात्र और पात्रों में पाठक दोनों हैं। बिल्कुल। ये जो आपका उपन्यास है नॉट इक्वल टू लव, जी सुरेश प्रकाश जी आज आप मिल गए हैं तो मैं जिक्र करूं कि मुझे ये उपन्यास बहुत आकर्षक लगा, बहुत मुझे पसंद आया है। और जी जी मैं बड़े जी संकोच से ये कह रहा हूं
कि अपने कम से कम 20 लेक्चर्स में मैंने इस उपन्यास की विस्तार से देखिए, चर्चा की है और यही लोग बात, उत्सुक हुए हैं इस उपन्यास को पढ़ने के। यही बात आपने खुद ही कह दी कि जो अलग है वो बिल्कुल, जोड़ता है, वो प्रभावित करता है, और न केवल उसमें अलग सब बल्कि कुछ अलग और सार्थक। सार्थक भी है कि जीवन की सारी और मुझे लगता है समस्याएं केवल जितने भी अलग होना पर्याप्त नहीं होता है। आप कोई सार्थक प्रयोग भी। करें लेकिन वो प्रयोग सार्थक भी हो, तभी उस वो उपन्यास महत्वपूर्ण बनता है। उस उपन्यास ने मुझे बहुत अनुभव दिए, पाठ के अनुभव दिए। जितने जी, पाठक रहे उतने जितने उतने कमेंट मुझे मिले, उतनी प्रतिक्रियाएं मिली, और पसंद किया गया। अच्छा लगता है कि जब हम कुछ नया देते हैं, कुछ नया रचते हैं, तो बिल्कुल। पाठकों तक पहुंचता है। और कई लोग पूछते भी हैं कि इसके बाद और नया प्रयोग क्या कर रहे हैं, तो ये वक्त जी, बताएगा कि वक्त के उसमें क्या रखा हुआ, वक्त उम्र की गुल्लक में अब क्या क्या छुपा हुआ है, तो वक्त बताएगा बिल्कुल। वो। अच्छा, जब हम लोग इस बहुत लोकप्रिय और चर्चित उपन्यास की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो आपकी बहुत सारी रचनाएँ हैं जिन पर खूब चर्चा हुई है। लेकिन एक कहानी मुझे ख़ास तौर से याद आ रही है, उस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा। आप जरूर भी समझ जरूर। गए हैं कि मैं मुझे उर्फ मुझे चंद्रकला की बात कर रहा हूँ, जिस कहानी पर खूब गरमा-गरम बहसें हुई, विवाद हुए और वो जो हमारे साहित्य की दुनिया का एक शाश्वत विवाद है, अश्लील वाला, वो इस कहानी को लेकर खूब हुआ। मैं वो यहाँ कहानी। आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि आप अ, अश्लीलता को लेकर क्या सोचते हैं? दरअसल बोल्डनेस और अश्लीलता को एक मान लिया जाता है। जी, समाज के मानदंड बदलते रहते हैं, और जो चीज एक समाज में अश्लील, दूसरे में बोल्ड है या बोल्ड भी नहीं है। बिल्कुल। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। 20 साल पहले विज्ञापन आता था कि अवैध संबंध न रखें। हुँ, आज विज्ञापन आता कि सुरक्षित संबंध रखें। वक्त बदल गया। वाह! जी, जी, समाज वही था, आगे बढ़ गया कि अब अवैध संबंध स्वीकार हैं, लेकिन हाँ, सुरक्षित रहें। अब ये जी, कहानी जिसका जिक्र किया, ये 1975 की घटना थी हैदराबाद की। मेरे रूम पार्टनर्स ही थे, और उसे लिखने में मुझे 17 साल लगे। 17 साल बिल्कुल। तब मैंने लिखना शुरू नहीं किया था, बहुत छटपटाता रहा। और जब लिखी तो उसने हंगामा मचा दिया, और मैं जाते बाहर कर दिया गया। तीसरी चौथी कहानी है मेरी, और मुझे अब तक माफ नहीं किया गया उस कहानी की वजह से। लेकिन वो अश्लील नहीं है, जीवन अश्लील है। जीवन में इतनी अश्लीलता हुँ, भरी पड़ी, उसमें लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन कहानी में अगर कोई बात, उसी समाज से मैंने कहानी उठाई और उसी समाज को लौटाई, तो अश्लील कैसी हो गई? जब वो घटना घट रही है उसी समाज में, उसे मैंने अपने तरीके से व्यक्त किया ना, तो अश्लील कैसे हो गई वो? बिल्कुल। लेकिन उस कहानी में कोई भी शब्द अश्लील नहीं है। अगर आप जी, दोबारा, उसे उछाला गया, खाली उछालने के लिए उछाला कि मुझे बहुत बदनाम किया गया। मुझे कई वर्ष तक लेखकीय बिरादरी से बाहर रखा गया। मैं चाहता था कोई मुकदमा करे, जेल भेजे, तो मुझे सुख मिलेगा कि मैं हिंदी का लेखक ऐसा बनूंगा जो कहानी की वजह से जेल गया। लेकिन किसने किया नहीं। हाँ, पत्रिका का चंदा वापिस मांगा गया, संपादकीय लिखे गए, हाँ, न्यूज लेटर डाले गए, और साल भर तक उस पर शोर शराबा होता रहा। लेकिन ठीक है, लेखक के साथ ये चलता रहता है। अब मंटो ने यही कहा ना कि जो समाज अश्लील है तो मैं क्या करूं? समाज को बिल्कुल। देखो ना, मेरी कहानी को क्यों देख रहे हैं? तो मैं कहानी की सफाई में कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो है सो है। हुँ, ये स्वीकार कीजिए। आज आज का पाठक उसे स्वीकार कर रहा है। जब 30 साल पहले कहानी लिखी थी, अब स्वीकार नहीं की गई थी। क्यों? अब चीजें बदल गई हैं, बहुत सारी चीजें अब स्वीकार कर ली गई हैं, और दृष्टि का विकास भी हुआ है, एक नई पीढ़ी सामने आ गई है। ये बात भी हुई ना। बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ये कहानी शायद अपने समय से 10-15 साल पहले लिख दी गई। अब मैं एक और अगर ये उदाहरण देना कहानी आज चाहूंगा। लिखी जाती तो शायद इस तरह से लोगों को। अग्रवाल जी, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जी, सुरेंद्र वर्मा जी ने एक उपन्यास लिखा था, दो मुर्दों का गुलदस्ता, बिल्कुल। जो 20 साल पहले लिखा था, उसे स्वीकार नहीं किया गया था। हुँ, वो इतने एक एक उपन्यास में साहित्य अकादमी सम्मान मिला, और दूसरे उपन्यास रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत उछाला गया, बिल्कुल, जिगोलो पर था वो, पुरुष वेश्या पर। बिल्कुल। उस समय स्वीकार नहीं किए गए, लेकिन आज वो स्थितियां बदल गई हैं। समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया है काम कर रहा है, जो आज का पाठक उसे रिजेक्ट नहीं करेगा। तो समाज भी विकास करता है, पाठक भी विकास करता है, लेखक भी विकास करता है। तो
जो चीजें कल रिजेक्ट की जा रही थी, अब मैं उसे दोबारा छापूं तो शायद इतना विरोध ना हो और जेल जाने की बिल्कुल धमकी भी न दे। जी। मुझे अच्छा मालूम नहीं था सूरज कि भाई, इस अभी कहानी में अभी हम जी बात कर जी रहे थे ना जी आपके नॉट इक्वल टू लव की, जी और मैं तो व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि तकनीक में और नई से नई चीजों में आपकी कितनी गहरी दिलचस्पी है। मुझे ये भी याद आ रहा है कि आपकी बहुत सारी लंबी कहानियां सोशल मीडिया पर ही आधारित हैं। तो ये जो तकनीक से आपका इतना गहरा रिश्ता है, वो आपके साहित्य सृजन को किस तरह प्रभावित करता है? मैं इसे बहुत पॉजिटिव मानता हूँ कि जी। फेसबुक पे वही लोग हैं, सोशल मीडिया पे वही लोग हैं जो हम जीवन में हैं। वहाँ दुराव छिपाव नहीं है। मैंने एक जगह लिखा था कि फेसबुक असंतुष्ट और अतृप्त आत्माओं की भावनात्मक शरण स्थली है, जहाँ पर लोग एक कंधा तलाश रहे हैं, लेकिन डरते भी है कि कंधा देने वाला आदमी पीठ पर हाथ न फेरने लग जाए। फेसबुक ने बहुत सारे मित्र दिए हैं मुझे और अपनी कहानियां शेयर की हैं। 6 लंबी कहानियां और 2 उपन्यास, ख्वाब का उपन्यास भी फेसबुक से आया है। मैं इसे जी। पॉजिटिव मानता हूँ। एक बहुत बड़ा स्कूल है कि हम यहाँ पर बहुत कुछ सीखते हैं। लोग लोग अपने दुख दर्द व्यक्त करते हैं। जो बातें लोग अपने परिवार में किसी से नहीं कह सकते, फेसबुक पर आकर कहते हैं। सब अकेले हैं इस समाज में, वो हम्म। अकेलापन फेसबुक बांटता है। तो इस ज़रिए मुझे बहुत सारी कहानियाँ मिली और लोग मुझे काउंसलर भी मानते कि मैं सबकी बात सुनता हूँ। और खाली पात्र को नहीं मालूम होता कि इसकी, उस पात्र को मालूम होता है उसकी कहानी है, बाकी को नहीं मालूम था कि इसकी कहानी लिखी गई है, लेकिन विश्वसनीय होती है। तो हम बहुत कुछ सीखते हैं फेसबुक से, सोशल मीडिया से, और कहीं पर भी सीखना तो हमेशा चलता रहता है। और मैं टेक्नोलॉजी में भी हमेशा कोशिश करता हूँ कुछ नया सीखूं। और सोशल मीडिया रिटायरमेंट के बाद ये समय ज़्यादा होता तो पात्रों का अध्ययन करने के ज़्यादा समय मिल जाता है। अब जैसे मैं छोटा सा उदाहरण दूं कि अगर कोई जी। मुझे तंग कर रहा है, मुझे मालूम है कि फेक एड्रेस है, कोई लड़की लड़के के नाम से तंग कर रही है, तो मैं उसे आगे बढ़ने देता हूँ कि कहाँ तक जाएगा ये, वो क्यों कर रहा है ऐसा। हम आमतौर पर ब्लॉक कर देते हैं ना, अनफ्रेंड कर देते हैं। मैं ऐसे हम्म। ब्लॉक तुरंत नहीं करता, करूंगा बाद में, लेकिन मैं उसकी हरकतों को देखूंगा कि किस मानसिकता से वो काम कर रहा है, क्या चाहता है, उसे कौन से दुख हैं, तकलीफ है, अकेलापन है, या परवर्जन है कि वो लड़की बनकर अपने आप को पेश कर रहा है। तो उसे मुझे समझने का थोड़ा मौका मिलता है कि जो मुझे अदरवाइज ना मिलता, कोई मुझे ना बताता अदरवाइज कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। लेकिन फेसबुक पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, फिर वो कई बार सच उगल भी देते हैं। आपको एक रोचक बात बताऊं कि जी। मुझे एक कहानी के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़े थे। कैसे? वो लड़का था, लड़की बन के, वो होता है ना, ये रोना वो धोना, ये करना वो करना। मैं जानना चाहता था किस हद तक जाएगा। उसे पैसे मांगे, मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं, थोड़े से पैसे दिए। मैं देखना चाहता था इसका बाद इसका व्यवहार क्या होता है। तो जो अच्छा। हुआ वो अलग मामला है, लेकिन मैंने इस पे इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा खर्च किया कहानी तक पहुंचने के लिए। तो जो आप कह रहे थे कि आपके पास आसपास कहानियां नहीं है, तो कहानियां हैं। वो हम्म। थोड़ा उनके भीतर उतरना पड़ता है, तो उतरेंगे भीतर तो कहानियां मिलेगी। कई बार खर्च भी करना पड़ेगा। अच्छा सूरज भाई, एक बात मैं जानना चाह रहा हूँ। आप और मैं, हम दोनों का संबंध हिंदी साहित्य वाली दुनिया से है, जी, और हम लोग लगभग 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 एक ही उम्र के भी हैं। लगभग मैं ये शायद। पाता हूँ कि हमारे हिंदी के जो लेखक हैं, उनको तकनीक से दूर रहने में एक गर्व की अनुभूति होती है। मुझे अधिकांश लोग ऐसे मिले जो कहता अरे भाई मैं तो ये कंप्यूटर वम्प्यूटर नहीं जानता हूँ, या अगर स्क्रीन पर कुछ पढ़ना पड़ रहा है तो वो किताब का आनंद नहीं है। उन सब के विपरीत आप तकनीक से एक तो लगातार जुड़े हुए हैं, तकनीक के नवीनतम का उपयोग करते हैं। आपने मुझे किंडल के लाभ बताए और आज मैं किंडल का इस्तेमाल करता हूँ, और बहुत सारी चीजें आपने बोल के बहुत टाइप सारे करना लोगों को सिखाई। सिखाया, बोल के आपने टाइप बोलकर करना टाइप करना मुझे सिखाया, बहुत सारे लोगों को आपने सिखाया। तो ये तकनीक से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, जरा ये जानना चाहूंगा मैं। इसमें रोचक सवाल, इसका रोचक जवाब है कि मैं हार नहीं मानता। किसी जी। फिल्म में एक डायलॉग था, आखिरी कोशिश के बाद एक और कोशिश, उसे मैंने अपना लिया।
मैं तब तक हार नहीं मानता जब तक काम हो न जाए। कुछ भी नया सीखने के लिए तैयार हूं मैं। और आखिर कोशिश रहेगी ना, जब आप कोई काम करें, एक और कोशिश, एक और कोशिश। तो अब जैसे बोल के टाइप करना है या कहानी आप मुझे भेजेंगे, मैं सुनूंगा, पढ़ूंगा नहीं, मैं लैपटॉप पर या मोबाइल पर, दोनों में अब भी कुछ ना कुछ मैं नया खोजता रहता हूँ कि नया क्या है। और ये हमारे जीवन को आसान करता है। बहुत पहले जब मैंने कंप्यूटर पे ऑफिस में काम करना शुरू किया, मेन 20-25 बरस से हाथ से एक पन्ना भी नहीं लिखा होगा, सब कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम होता है। तो जब मैंने पत्र भी कंप्यूटर पे भेजने शुरू किए तो लोगों ने कहा, अरे इसमें आत्मीयता नहीं होती, भावना नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। अरे भैया टेक्नोलॉजी को अपनाओ ना। ज्ञान रंजन जी चिट्ठियां टाइप करके भेजते हैं, कई लेखक भेजते थे, मोहन राकेश कहानियां टाइप करते थे, उपेंद्र टाइप करते थे, मंटो टाइप करते थे। तो टेक्नोलॉजी को अपनाना तो एक अच्छी बात है और आपके काम आसान हो जाता है। अब जैसे कोई लंबी कहानी मुझे मिली तो मुझे पढ़ने के बजाय ईयरफोन लगा ली और सुनता रहता हूँ मैं आराम से, मेरा काम आसान हो गया। तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा आपकी मदद करती है ना, आपके बहुत सारे काम आसान करती है। अब सुधा अरोड़ा जी कहती है कि जब से मैंने उनको बोल के टाइप करना सिखाया है, उनको आंखें नहीं गड़ानी पड़ती, तुरंत काम कर लेती है। तो अच्छा लगता है कि, और मैं सिखा देता हूँ, सिखाने में हर्ज नहीं है। नहीं, आपने मुझे भी सिखाया और मैं भी अब बोलकर ही टाइप करता हूँ अधिकांश तो टाइम। आसान है, तो खाली सेटिंग करनी पड़ती है और मुझे अच्छा लगता है कि कोई सीख रहा है। और अब मैं छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि 3 लड़कियों ने मेरे लेखन पे एमफिल की, तो उनको पहला काम अच्छा। मैंने ये सिखाया कि बोल के टाइप कैसे करते हैं। उनका काम आसान हो गया, जो भी मैटर मिलता था तुरंत बोल के टाइप कर लेती थी और सारा काम आसान हो गया। तो ये चीजें तो, तकनीकी तो आपकी मदद के लिए होती है ना। हम कंप्यूटर के 5% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मोबाइल के 5% भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, इतनी ज्यादा सुविधाएं हैं उसमें, अगर हम देखें तो भरी पड़ी हैं। तो इस्तेमाल तो हमारे लिए है ना, वो तो हमारे लिए बनाया गया, तो हम बाकी चीजों का करते हैं तो इसका भी करें। कई लेखक नहीं करना चाहते, नहीं जानना चाहते, तो पूछते रहते हैं, भैया अटैच कैसे करते हैं, पीडीएफ कैसे बनाते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। अरे छोटी छोटी चीजें हैं, मुझसे वैसे पूछते, मैं यहाँ सिखा भी शायद देता। स्वीकार्यता तो बढ़ी है तकनीक की, है ना? बहुत ज्यादा नहीं, अब जरूरत, स्वीकार्यता के साथ जरूरत बढ़ी है। अब सारी पत्रिकाओं को ईमेल करनी पड़ती है, कहानी अटैच करनी पड़ती है, तो जरूरत तो है ही सही ना उसकी, तभी लोगों ने स्वीकार भी किया। तो जी। अच्छा, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? ये जो हमारे साथी ये कहते हैं कि किताब को हाथ में लेकर पढ़ने का और उसकी शाही की खुशबू को सूंघने का जो सुख है, वो तकनीक आपसे छीन लेती है। हमारी आपको क्या दादी लगता कहती है, हमारी दादी कहती है, लकड़ी के चूल्हे में जो खाने में स्वाद आता है, और है? आपकी पत्नी कहती है गैस पे बनाना है, माइक्रो ओवन में बनाना है, तो उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब भावनात्मक रूप से अब कहीं नहीं पहुंचेंगे। हम कहते थे ना कि जो सिगड़ी में रोटी बनती है वो ज्यादा खुशबू होती है, तो क्या आज की रोटी में खुशबू नहीं है? हम चूल्हे अपने किचन में रख सकते हैं क्या चूल्हा? कोई नहीं रखते ना। बिल्कुल। फैशन के लिए हम बना लेंगे, लेकिन रोजाना का काम तो नहीं चलेगा ना। बहुत सारी चीजें वक्त के साथ बदलनी चाहिए और स्वीकार जी। करना चाहिए। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो पहले उखड़ू बैठकर हम खाना खा लेते हैं, उखड़ू बैठने की शरीर ही स्वीकार नहीं करता तो कहाँ बैठेंगे। अब ये वक्त के साथ बदलना चाहिए। जी। इस बीच हमारे साथ बहुत सारे आपके प्रशंसक और हमारे दर्शक मैं जुड़े हैं। देख रहा हूँ। देख रहे हैं ना? तो एक एक सवाल मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मेरे मन के उद्गार नाम से कोई हमारे पाठक या पाठिकाएं हैं। इनका एक प्रश्न है, लहरों सर, की लहरों बांसुरी के की बारे में बांसुरी कोई के पूछ बारे ले। में कुछ रोचक बातें या किस्से जो आपको याद हो तो हम सबके साथ शेयर करें। इस कहानी ने मुझे 1,10,000 पाठक दिए हैं, वाह। और इस कहानी पर जो भी बात कर, महिलाओं ने ज्यादा पसंद की, पुरुषों ने रिजेक्ट कर दी है, तो उनको मन की बात लगती है। दरअसल अगर मैं इस कहानी से पहले एक कमजोर लड़की की कहानी, लहरों की बांसुरी और ख्वाब का, अगर नायिका का विकास देखूं तो इस क्रम से है वो। अच्छा। नायक पात्र भी हमारे विकसित होते हैं ना, विकास करते हैं हमारे साथ साथ। अगर हम ज्यादा अनुभवी होते हैं, हम विकास करते हैं, हमारे पात्र भी विकास करते हैं।
तो नायिका का विकास उस क्रम से हुआ है कि पहले नायिकाएं इतनी ज्यादा वो नहीं थी, बाद में थोड़ा अपनी बात कहने लगी। तो लहरों की बांसुरी तो ऑडियो में भी है, और मेरा नाम मंगला है, दिल्ली से हूँ। तो ये बहुत सारे मुझे पाठिकाओं ने कहा कि ये कहानी उनकी जीवन की कहानी, और काश उनको ऐसा समय मिल पाता। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, और फेसबुक झूठे लोगों की दुनिया, मैंने सब बताया थोड़ी देर पहले, झूठे लोगों की दुनिया है, लेकिन सच्चे लोग ज्यादा हैं, झूठे लोग कम हैं। महेंद्र जी, सच्चे लोग ज्यादा हैं। अतिरिक्त आत्मा वाली बात याद है, 12 घंटे में 500 व्यूज की शर्त लगी थी, और 500 व्यूज मिले थे जब मैंने फेसबुक पे लिखा था। ये राजेश राज जी से बात हुई थी। तो ये दरअसल होता क्या है कि हम चीजों को स्वीकार भाव से देखें तो जीवन बहुत खूबसूरत लगने लगता है। अगर हम रिजेक्ट करेंगे, हाफ कप लेमन टी, वो भी याद है राजेश जी को, तो स्वीकार भाव होना चाहिए। खराबियां होंगी लेकिन अच्छाइयां भी तो है ना, हम इसी वजह से रिजेक्ट नहीं कर सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं कि मैं ट्रेन के टिकट बुक कराने की लाइन में लगा था, तो वहां पंखा नहीं चल रहा था। मुझे क्लर्क से कहा, पंखा चला दो। लोग खड़े, अरे यहाँ भिखारी आके पंखे के नीचे बैठते। अरे भैया, भिखारी आते हैं, जो लोग लाइन में खड़े हो उनके लिए पंखा चला दे यार, भिखारी हवा ले लेंगे तो क्या तकलीफ है। तो स्वीकार भाव होना चाहिए ना। ये तो अगर हमें स्वीकार भाव नहीं है तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। अच्छा, अब मैं आपकी जो क्रिएटिव लिटरेचर है उससे थोड़ा सा हटकर अनुवाद की तरफ आना चाहता हूँ। और एक प्रश्न मुझे बहुत परेशान किए हुए है जी। वो प्रश्न ये है कि जैसी आज हिंदी में स्थिति है, लेखक का मान ज्यादा है, अनुवादक को हम उतना महत्व नहीं देते हैं। तो और ये बात आपको भी पता रही होगी। तो इस सब के बाद, इस जानकारी के बावजूद आपने अनुवाद को इतना समय दिया, तब कुछ मन में झिझक नहीं होगी? दो बातें हैं कि मान तो है, धन नहीं है, इसलिए अनुवादक को वो नहीं मिलता है, धन नहीं है उसमें। नहीं, मैं थोड़ा सा आपकी बात से असहमत इसलिए हूँ। मैं किताब हाथ में लेता हूँ, उस पर अनुवादक का नाम तो बड़ी मुश्किल से मुझे तलाश करना पड़ता है, कहीं कवर के पीछे आपको मिल जाए तो मिल जाए। मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं कि मैं रिजर्व बैंक में हिंदी के काम से, अनुवाद के काम से जुड़ा हुआ था। मैंने 50,000 पन्नों का अनुवाद किया होगा। जी। मैं अनुवाद की 2 श्रेणियां मानता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ सबको, कि एक अनुवाद होता है जो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक किया जाता है। दूसरा अनुवाद होता है शाम के 5 बजे से सुबह 10 बजे तक किया जाता है। दिन का अनुवाद आपके घर बनाएगा, बच्चों की पढ़ाई देखेगा, कार दिलाएगा, कोठी दिलाएगा, लेकिन पाठक नहीं दिलाएगा। वो सरकारी अनुवाद का पाठक नहीं मिलता है। लेकिन जो अपनी मनमर्जी से अनुवाद करते हैं, आपने चार्ली चैपलिन का जिक्र नहीं किया, वो अनुवाद मैंने किया है, उसकी आत्मकथा का किया था उसने। जी। चार्ल्स डार्विन का किया, आपने चार्ली चैपलिन भूल गए। तो वो चार्ली जो अनुवाद में शाम को 5 बजे से सुबह 10 बजे तक करता हूँ, वो उसमें नाम है, संतुष्टि है, और इच्छा। मैं लेखन में और अनुवाद में ज्यादा फर्क इसलिए नहीं मानता कि मैं उसे रिक्रिएट कर रहा हूँ। जब मैं आत्मकथा का अनुवाद करता हूँ, मुझे लेखक अपने घर बुलाया है। जैसे मैंने महात्मा गांधी के आत्मकथा अनुवाद गुजराती से किया है, मैं पंजाबी भाषी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि गांधी जी ने, चार्ली चैपलिन ने, डार्विन ने अपने घर बुलाए, चाय पानी पर बात कर रहे हैं, अपने जीवन के सुख दुख बांट रहे हैं, और मैं उनको अपनी भाषा में पाठक तक पहुंचा रहा हूँ। मैं एक तरीका इसमें अपनाता हूँ कि अगर चार्ली चैपलिन अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखते तो किस शैली में लिखते, तो मैंने वो शैली अपनाई। महात्मा गांधी की शैली में लिखते, मैं वो शैली अपनाई। एन फ्रैंक की डायरी हिंदी में लिखी जाती तो कैसे लिखी जाती, मैंने वो शैली अपनाई। तो मैं पूरा सुख उठाता हूँ उसमें, और पाठक के साथ भी न्याय करता हूँ, और लेखक के साथ भी न्याय करता हूँ। तो मैंने लेखन के अलावा अनुवाद को कभी दोयम दर्जे का नहीं माना, पूरे सुख से करता हूँ, और कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। अनुवाद हमेशा मुझे अच्छा लगता है, और वो अनुवाद में बोल के करता हूँ, जैसे मूल लेखन बोल के करता हूँ, अनुवाद भी मैं इस गति से कर सकता हूँ कि मैं
मोबाइल पे बोलता हूँ और बाद में एडिटिंग कर लेता हूँ। अच्छा तो अच्छा। हाँ, कर लेता हूँ। मैंने एक दिन में 30-30 पन्ने का अनुवाद किया है बोलकर, हम्म। तो हो इन जाता दिनों है मेरा। इन दिनों भी कोई प्रोजेक्ट हाथ में है अनुवाद का? इन दिनों कोई खास नहीं, लेकिन मन है कि आइंस्टीन की आत्मकथा का अनुवाद करूं। अच्छा। गांधी जी की कर ली, चार्ली चैपलिन कर ली, आइंस्टीन बाकी हैं। पिछली सदी के सबसे बड़े व्यक्ति तो उनकी मैंने किताब निकाल के रखी हुई है, देखें कब शुरू करता हूँ अच्छा मैं। अच्छा, आपका एक बड़ा महत्वपूर्ण काम है जिसमें आपने बहुत सारे लेखकों के बारे में अंतरंग बातें इकट्ठी की हैं और हम लोगों को दी हैं। कुछ उस काम के बारे में बताएं। ये दरअसल एक मजाक मजाक में काम शुरू हुआ था कि लेखक पहला पहले जब बारी लिखा था मैंने कि लेखक गिन के शब्द लिखने वाले लेखक, जो 800 शब्द या 5 हम्म। पन्ने या 4 पन्ने। फिर मुझे लगा कि लेखकों के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम नहीं जानते हैं। जी। पहले गिन के शब्द, फिर पता चला कि लेट के लिखने वाले, बैठ के लिखने वाले, खड़े होकर लिखने वाले, फिर पानी में लिखने वाले, टब में, पेड़ पे लिखने वाले। फिर मैंने हम्म। जुटाना शुरू किया तो दुनिया बहुत खूबसूरत लगी कि वहमी लेखक हैं और अलग अलग किस्म के लेखक हैं। एक किताब वाले लेखक हैं, 100 किताब वाले लेखक हैं, और शराबी लेखक हैं, जो कम उम्र वाले लेखक हैं। तो मैंने सारे 3 साल का शोध किया उस पर, और अच्छा। 500 लेखकों के बारे में मैंने वो आंकड़े जुटाए। तो हम्म। अपने आप में एक अलग किताब है, वो अलग, वो भी अलग है, एक अध्ययन बिल्कुल। अध्ययन है। और आपको शायद हैरानी होगी कि दुनिया में 150 लेखक ऐसे हुए जिन्होंने खुदकशी की है, और 6 लेखक तो नोबेल प्राइज वाले हैं। हम्म। अर्नेस्ट हेमिंग्वे भी है, स्टीफन ज्वाइग भी हैं, और बिल्कुल। वर्जीनिया वुल्फ भी, जिन्होंने खुदकशी की थी। तो ये सारे आंकड़े जुटाने में मुझे लगा कि अच्छा, फिर मैंने एक बात और भी दिमाग में थी, मैंने जो लेखक लिए हैं वो दुख में रहे। लेकिन अय्याशी नहीं होता, लेकिन बहुत बड़ा तकलीफ। आप भी ये लेखक, मैं भी लेखक हूँ, और जानता हूँ कि लेखक लेखन करना वो बहुत बड़ा मजा मारना नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है बिल्कुल। बातों में। तो वो उन लेखकों ने सारे दुख सहे, लेकिन हम्म। बेहतरीन देकर गए। मैंने उनके बारे में काम किया है। चाहे भारत के लेखक हुए, बाहर बाहर के भुवनेश्वर हों, अपने मटियानी जी हों, या धूमिल हों, या दूसरे लेखक को नारायण नारायण सुर्वे हों, जो कचरे के डब्बे में मिले थे, पद्मश्री मिली उनको। लक्ष्मण गायकवाड़ जो अभी जीवित है, वही अकेले लेखक हैं जो अभी हैं। बिल्कुल। वो चोर उचक्कों के परिवार में पैदा हुए थे, उनको साहित्य अकादमी मिला उनकी आत्मकथा पर। तो ओ हेनरी या गोरकी का नाम मतलब होता है दुख। उन्होंने इतने दुख अच्छा। झेले कि अपना नाम ही गोरकी रख लिया, दुख रख लिया। तो मैंने ऐसे लेखकों पे जरा काम किया, तो अच्छा लगा कि मैं ये काम कर पाया। तो ये था कि लंबी यात्रा थी, और 250 पेज की किताब है, और लगभग 500 लेखकों के बारे में जानकारी है। तो पसंद की गई वो किताब भी। सूरज भाई, आपके सारे काम पर जब मैं एक नजर डालता हूं तो उसकी विविधता मुझे चकित भी करती है, कौशिक आकर्षित जी भी ने करती कहा है और अनुवाद अभिभूत भी करते करती है। में, जी 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 जी। मतलब आप कितने सारे क्षेत्रों में एक साथ हाथ पांव फैलाए हुए हैं, ये जानना बहुत सुखद लगता है और गर्व होता है कि हम लोग भी आपके अंतरंग वृत्त में हैं। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, अनुभव शेयर जी। करना चाहूंगा कि जी। जब मैं नौकरी में था तो एक जूनियर अधिकारी ने पूछा, आप कितने घंटे काम करते हैं या कर सकते हैं? तो मैंने कहा 15 घंटे तो काम करता हूँ, कर भी सकता हूँ। हम्म। तुम कितने घंटे काम करते हो? उसने कहा मैं नौकरी करके थक जाता हूँ। मैंने फिर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, जब तुम नौकरी करके थक जाते हो तो मैं तुम्हें क्या कहूंगा। जो काम करना है तो करना है, और हमेशा कुछ ना कुछ हाथ में होना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट हाथ में होना चाहिए, तभी आप कुछ दे पाएंगे। कुछ देने के लिए तो कुछ जलना तो पड़ेगा, आग में तपना तो पड़ेगा, तभी आप दे पाएंगे। तभी आप मुझसे बात कर रहे हैं। 500 लेखकों के आंकड़े जुटाना, उन पर लिखना साधारण कार्य, बिल्कुल। पुस्तक मैंने पढ़ी है। तो ये काम तो शब्द रह जाएंगे, हम नहीं रहेंगे,
हमारा किया हुआ काम रह जाएगा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बात कही थी, मैं आपको सबके साथ शेयर करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको याद किया जाए तो दो तरीके हैं। या तो कुछ ऐसा करें जिस पे लिखा जाए, या फिर कुछ ऐसा लिखें जिसे पढ़ा जाए। क्या बात है, वाह। तो हम दूसरी श्रेणी में आते हैं, तो हम लिख रहे हैं जिसे पढ़ा जा रहा है और और पढ़ा देखिए ना, जाएगा। अभी हम लोग किन लेखकों को याद कर रहे हैं जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम गोर्की को याद कर रहे हैं या स्टीवन स्विफ्ट को याद निरंतर कर रहे हैं। सक्रिय लेखन उन सबको सूरज क्यों प्रकाश याद जी, कर रहे हैं? तब बात वही है कि बिल्कुल। शब्द बचे रहेंगे और दुनिया भर में फैल रहेंगे। हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ पढ़ा जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कितना प्रभावित हो रहा है, कहाँ उसका जीवन बदल रहा है, कहाँ रो रहा है। कितने पाठक रोते हैं, भावांजलि, अंजलि सफी, जो रात में भी नहीं ढलता। क्या बात है। तो शब्द बचे रहेंगे। और जी। अब तक जो भी चीजें पहुंची हैं लेखन के जरिए ही पहुंची हैं, है ना। जवानी तो कुछ भी नहीं पूछा, सारी चीजें हम तक। आप अद्भुत है सर, रूपल जी बता रहे हैं, अद्भुत मान्य, अरे प्रणाम करता हूँ। तो ये सारी मैं चीजें रूपल जी से जो सहमत हूँ। मैं भी रिजेक्ट नहीं करता सूरज जी, मगर जो लोग झूठे होते हैं उनकी वजह से सच्चे लोगों पर भी विश्वास विश्वास करना पड़ेगा। नहीं, करना तो पड़ेगा, झूठे लोगों पर भी कीजिए विश्वास, कहानियां मिलेंगी। तो आप कुछ कह रहे थे? मैं तो अब बात को समापन की तरफ ले जाने को मजबूर हो रहा हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा आपने जो लग रहा उम्र है भर जी। देखा कि ये मैं पढ़ रहा था, उसमें 2 प्रसंग मुझे बड़े रोचक लगे हैं। मैं चाहता हूँ उनमें से कोई एक प्रसंग आप हमारे उन पाठकों और दर्शकों के साथ साझा कर दें जिन्होंने कौन सा वो वाला है? किताब नहीं पढ़ी है। कौन सा वाला है? या तो शरद जोशी वाला, या वो जो सड़क पर अपनी गाड़ी को यू टर्न करने वाला। दोनों में से कोई एक प्रसंग आप सुना दें तो मजा आ जाए। यू टर्न करने वाला छोटा है, वो सुना देता हूँ मैं कि चलिए, बम्बई वो से सुना। मेरा ट्रांसफर हो गया था अहमदाबाद के लिए, और मैं जी। मोटरसाइकिल पे जा रहा था। मेरे पीछे एक लड़की बैठी थी जो उसे मुझे ड्रॉप करना था। तो उसने कहा मुझे यहीं छोड़ दीजिए, तो मैंने उतार दिया। तो उसने कहा कि मैं आगे चले जाऊँगी। तो मैं जो ही गाड़ी मोड़ी, मुझे पता नहीं था वन वे है, गाड़ियाँ वहाँ से आ नहीं सकती हैं, जा सकती हैं। तो पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया कि आप वन वे से कैसे आ रहे हैं। तो मैंने कहा वन वे से नहीं आ रहा, मैं यहीं पर मुड़ा हूँ, और नहीं नहीं मैंने देखा वन वे आ रहे हैं। मैं मुझे कहा मेरे भरोसा करो, मैं परेशान हूँ, बम्बई मेरा आखिरी दिन है और मैं छोटे बच्चे को छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैंने आते हुए देखा है, लाइसेंस दिखाओ। मैंने कहा मेरी बात का भरोसा करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप बॉस के पास जाओ। तो बॉस के पास गया, पठान नाम के एक व्यक्ति थे जो इंस्पेक्टर टाइप के। तो उसने कहा मैंने भी अंदर से आते हुए देखा वन वे से। मैंने कहा मैं रिजर्व बैंक में काम करता हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। उन्होंने लाइसेंस दिखाई, मैंने उसे लाइसेंस दिया। उन्होंने चालान तो होगा। तो जो ही लाइसेंस दिया, उसके लाइसेंस उसके हाथ से गिर गया। अब जब उसने लाइसेंस उठाया तो उसके दूसरा हिस्सा उसके सामने आया, उसमें आई डोनेशन का कार्ड था। वो देखा उसने, ये क्या है? मैंने कहा आई डोनेशन कार्ड है। ये क्या होता है? मैंने कहा अगर मैं सड़क पर हूँ, अगर मेरी कोई मौत वगैरह हो जाती है तो सामने अस्पताल है, वहाँ मेरी आंखें दान की जा सकती है इस कार्ड के सहारे। कैसे बनता है? मैंने टेलीफोन डायरेक्टरी में इसका पन्ना होता है, टाइम्स आई फाउंडेशन है, और कई जगह अस्पतालों में होता है, आई डोनेशन का डिपार्टमेंट होता है, तो वहाँ दे सकते हैं। तो उसने हाथ बढ़ाया, सैल्यूट किया मुझे सैल्यूट किया उसने कि जो आदमी आंखें डोनेट कर सकता है वो झूठ नहीं बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है। तो ये घटना 32 साल पहले की है, लेकिन मैं भूलता नहीं कि अगर आप सच हैं तो उसे स्वीकार भी किया जाता है और स्वीकार किया जाना चाहिए, और सच का पल्लू छोड़ना नहीं चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो हमेशा याद रहती हैं और जीवन को बेहतर बनाती। कई घटनाएं हैं जो जिनसे हम सीखते हैं। अब आई डोनेशन कार्ड ही छोटी सी चीज है, लेकिन उसके दिल में प्रश्न आया कि जो आंखें दान कर सकता है झूठ नहीं बोलेगा। तो ये बात थी। तो
अक्सर मैं इसका नहीं, जिक्र मुझे किया भी ये करता प्रसंग इसलिए भी अच्छा लगा कि हम लोग प्राय ये कहते हैं कि दुनिया बड़ी बुरी है, लेकिन इस तरह के प्रसंग ये विश्वास दिलाते हैं कि दुनिया बुरी नहीं है, हूँ। दुनिया दुनिया में अच्छी है, अच्छे लोग भी हैं। अच्छे लोग कम हैं लेकिन अच्छे हैं। हैं। अगर पॉजिटिव निगाह, मैं एक बात और कहा करता हूँ कि लेखक को कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जी जी जी। सब स्वीकार किया जाना चाहिए। रूपल जी कहे लेखक को कभी भी नेगेटिव, उसके पात्र बेशक नेगेटिव हों, लेखक की सोच नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। मैं बिल्कुल। एक छोटा सा प्रसंग आखिरी में बताना चाहूंगा जी जी। कि एक बार किसी किताब का लोकार्पण हो रहा था और महेश भट्ट जी उसमें अध्यक्षता कर रहे थे, मैं संचालन कर रहा था। तो वो आए, कुछ नहीं होता, फिल्मों से कुछ नहीं होता, लेखन से कुछ नहीं होता, बेकार है, ये है वो है। अब सब लोग चुप हो गए, भाई अब लेखक की किताब को लोकार्पण हो रहा है और आप ऐसी बात करते। तो मैंने कहा कि फिल्मों से कुछ होता हो या ना होता हो, किताब पढ़कर कोई जेब काटने नहीं जाता। फिल्में देख के जरूर जेब काटने जाएगा, हत्या करने जाएगा। किताब पढ़कर कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा कि कोई चोरी करने जाए, हत्या करने जाए। लेखक अच्छा आदमी बनाता है, लेखन साहित्य अच्छा आदमी बनाता है। तो खूब तालियां बजी और वो बड़े परेशान से हो गए, मैं अध्यक्षता कर रहा हूँ और मेरे खिलाफ ताली। तो साहित्य पॉजिटिव होता है और हमेशा कुछ न कुछ देता ही है और हमें अच्छा व्यक्ति बनाता है। तो मुझे लगता है कि लेखन है सा बहुत खूब। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें जोड़ती हैं और मुस्कुराने का मौका देती हैं कि हम मुस्कुराएं कि अरे हाँ ये हमारे साथ हुआ था। और अग्रवाल जी ने मेरे साथ इस पर बात भी की थी। सूरज भाई, आपने हम सारे लोगों को मुस्कुराने का मौका दिया, बहुत सारी आपको चीजें सुनना हमेशा। अच्छी लगी। मैं अभी हाँ जी। एक साथी हमारे साथ जुड़े हैं, सुरेश राय जी, है ना? सुरेश राय जी है ना? उन्होंने बड़ी अच्छी कामना की है आपके लिए। आपने 15 घंटे काम करने की बात कही है, तो उन्होंने कहा जी 15 घंटे काम जरूर कीजिए, उससे डर नहीं लगता, 18 घंटे से डर लगता है। तो मैं इसी मजाकिया नोट पर 18 घंटे नहीं करूंगा आप 15 घंटे मैं। से आगे ना बढ़े। नहीं नहीं, आजकल तो वो भी नहीं हो रहा है, खाली सोने के काम हो रहा है। मैं आपका, स्टूडियो का, सुनील जी का और सब दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने मेरी बात सुनी। मैं सबके जवाब नहीं दे पाया और सुनील जी कुछ कह रहे हैं तो मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे सुना और लोगों ने अपने टिप्पणियां भी दी। और बहुत सारे मित्रों का मैं नाम भी नहीं ले पाया, बातचीत में मसरूफ हो गया था। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार बहुत अच्छा समय बीता आपके साथ। जी।